नमस्कार मित्रों, JNU रेनेसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज की क्लास में हम कुछ बातचीत करेंगे और बातचीत का एक प्रसंग तो इस संदर्भ में है कि हमारे विद्यार्थी जो कि बड़े स्तर पर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग मुझसे इस बार पढ़ने वाले हैं। अच्छा भी लग रहा है कि आप लोग हम पर इतना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं और अब मुझे और भी अच्छा लगेगा कि यदि मुझसे अब ज़्यादा विद्यार्थी ना जुड़े, क्योंकि जितना मुझे पढ़ाना है उतना टारगेट मुझे मिल गया। क्योंकि RPSC फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में मिला कर के 2400-2500 सीटों से ज़्यादा नहीं है। दोनों में मिला के जो वैकेंसी आने वाली है इसी माह संभावित है। चारों तरफ खलबली मची हुई है, विद्यार्थी जगत में भी, अध्यापक जगत में भी, तथाकथित संस्थानों में भी। तो मैं आंकड़े देख रहा था तो 2200 विद्यार्थियों ने अब तक एडमिशन लिया है रीट की परीक्षा के बाद, और सीटें 2500 आएंगी। मुझे अब आवश्यकता नहीं है, अब इन बच्चों को मुझे ट्रेनिंग देनी है। अब वो ट्रेनिंग किस प्रकार से ये ले रहे हैं, उसमें कुछ विद्यार्थियों के सवाल भी आ रहे हैं। पर्टिकुलर एक एक बच्चे का फ़ोन उठाना बहुत मुश्किल कार्य होता जा रहा है, क्योंकि पहले भी हमसे बड़े स्तर पर कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थी जुड़े हुए थे और जुड़े हुए हैं। साक्षात्कार की भी हमने क्लास चलाई है, वहाँ भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, अपनी शंकाओं को पेश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं व्हाट्सएप पर अधिक से अधिक मैसेज दिए जाएं। मुझे लगता है कि 2-3 और सहायक रखने पड़ेंगे फ़ोन अटेंडर के रूप में, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए यदि मैं किसी मेरे प्रिय विद्यार्थी का फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ तो उसको अन्यथा नहीं लेना है, उसे मेरी वक्त की नज़ाकत समझे। लेकिन हाँ, व्हाट्सएप के जवाब मैं बराबर देता रहता हूँ। कहीं मीटिंग में बैठा हुआ हूँ तो भी फ़ोन चेक करता रहता हूँ, जवाब देता रहता हूँ। मित्रों, एक तो मेरे विद्यार्थी ये जानना चाह रहे हैं जो अभी लेटेस्ट जुड़े हैं ग्रेड फर्स्ट में और ग्रेड सेकंड में, कि सर अब हम पढ़े कैसे। और उनका ये सवाल जायज़ भी है, क्योंकि कोरोना के काल में ही ये ऑनलाइन का सिस्टम चला है, वरना हम तो हिंदी वाले ऐसे हैं जो इसमें कोई दोहराए नहीं है। आप कोई अन्यथा मत लेना, अपवाद भी उसमें होते हैं, लेकिन तकनीकी क्षेत्र में वास्तव में पिछड़े हुए रहते हैं हम लोग। और इसका कारण भी है कि हम परंपरागत पद्धति में बहुत आस्था रखते हैं। नए मूल्यों को स्वीकारने में हमें कई जगह दिक्कतें आती हैं, विशेषकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो मैं तो पिछड़ा हुआ हूँ। मुझे, हालांकि कुछ मेरे हिंदी के विद्यार्थी हैं जो मुझे भी सिखा दे, टेक्नोलॉजी बहुत जानते हैं, पर मैं तो वास्तव में पिछड़ा हुआ हूँ। क्योंकि मैं तो ये फेसबुक वगैरह ये यूज करना ये भी 2-2.5 साल पहले ही सीखा हूँ, और ठीक से तो मैं अभी भी बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानता हूँ। खैर, अब वो पूछ रहे हैं कि सर अब पढ़े कैसे, नोट्स कैसे बनाएं। तो देखिए, एक तो क्या है कि जैसे ही विद्यार्थी मेरी पहली क्लास ओपन करता है, हिंदी साहित्य के इतिहास को मैंने सबसे पहले पढ़ाया है, तो जैसे ही उसको ओपन करता है तो हम सबसे पहले टॉपिक पर बात करते हैं हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति से निकल कर के साहित्य का इतिहास क्या है, और साहित्य इतिहास के दर्शन को हम समझाते हैं। अब मैं जब कहता हूँ कि साहित्य का इतिहास ना तो अतीत की आराधना का मार्ग है, ना ही वर्तमान से पलायन का साधन है, बल्कि साहित्य का इतिहास निरंतर साहित्यिक गतिशीलता में आस्था का एक ऐसा हेतु है कि जहां हम वर्तमान चेतना के संदर्भ में अतीत के सूत्रों की व्याख्या करते नजर आते हैं और एक बेहतर भविष्य की संकल्पना करते हैं। अब जब मैं यहाँ से ये बोलता हूँ, ये शुरू करता हूँ, तो सबसे पहले मेरे विद्यार्थी ये सोचते हैं, जो नए नए मुझसे जुड़ते हैं, कि यार ये क्या बात हुई, इससे हम क्या समझे, हम तो कुछ समझे ही नहीं। क्योंकि ये प्रश्न कैसे आएगा परीक्षा में, इसका उत्तर कैसे देना है। क्योंकि हमारा ध्यान समझने पे, सुनने पे होता कहाँ है, हमारा ध्यान होता है प्रश्न दिख जाए, उसके विकल्प दिख जाए, फिर हम उसको छांट ले। मित्रों, बिल्कुल सही है, ध्यान वहाँ होना भी चाहिए। आप ये सुनने की कोशिश करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हो सकता है कि वो आपकी समझ से परे की चीज़ हो, उसके बावजूद मैं उस बात को जानता हूँ कि आप उसको नहीं भी समझ रहे हैं, तो दोबारा सुनेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। और मुझे यकीन है कि 2-3 बार यदि आप उस बात को सुन भी लेंगे तो भी आपकी समझ निर्मित होगी। और ऐसा नहीं है कि मैं हर जगह ही इतना क्लिष्ट हूँ। क्लिष्टता का भार ढोने की आदत मुझ में नहीं है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सही कहा है कि ज्ञानी हो गंभीर बनो मत, चंदन का टीका बन जाओ, सभी रगड़ ले सभी अला ले, तुम मस्तक पर शोभा पाओ। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये अनुरोध करूँगा कि आपको डरना नहीं है, आपको मेरी शब्दावली से भयभीत नहीं होना है। आप मुझे सुनने का प्रयास करें, क्योंकि ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी मैं बोर्ड वर्क कर रहा हूँ, इस बोर्ड पर मैं जो भी कुछ लिख रहा हूँ वह आप अपनी नोट्स बुक में नोट कर रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ उसके नोट्स बनाने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं जो लिख रहा हूँ बोर्ड पर, क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ से लिखता हुआ जब वहाँ तक जाता हूँ तो ये सोच के लिखता हूँ कि आप भी मुझे देखते हुए सुनते हुए अपने नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। अपने लिखे से हमें बड़ा सृजनात्मक प्रेम होता है। आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर नामवर सिंह जी कहा करते थे कि यदि अपनी रचनात्मकता में सृजन के तत्व खोजोगे, बहुत सुखद अनुभूति होगी, चीज़ें अपने आप याद होती चली जाती हैं। वरना नोट्स की क्या बात करोगे आप। नोट्स तो डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास भी अपने आप में नोट्स है, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास भी अपने आप में नोट्स है, हर जगह नोट्स ही तो नोट्स है, वो किताब के रूप में। अपने हाथ के खुद नोट्स बनाओ। आप ये सोच के मानो कि ना तो डॉक्टर नगेंद्र जी बड़े हैं, न रामचंद्र शुक्ल जी बड़े हैं, ना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बड़े हैं, ना पढ़ाने वाले प्रोफेसर एएस चौधरी बड़े हैं। बड़े हैं हम, क्योंकि हम जो लिख रहे हैं अब वो इनका किसी का नहीं है, अब वो सिर्फ हमारा है। और जब ये अनुभूति होती है ना मित्रों कि यह हमारा है, तो वो चीज़ें आपके मस्तिष्क और दिल में समाहित हो जाती हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ अपने नोट्स बनाओ। चूंकि अभी समय है तो क्यों नहीं थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो। जब मैं आपके सामने बोर्ड पर लिख रहा हूँ उसके नोट्स बनाइए और उसके बाद उनको एक दो बार रिवीजन कर लीजिए। फिर तो आप ये भी बता दोगे कि फला शब्द फला बात हमने फले पृष्ठ पे पढ़ी है, और उनका बार बार रिवीजन करिए। तथ्यात्मक कुंजियों को छोड़ दीजिए। जब आपके नोट्स से बाहर कुछ आ ही नहीं रहा है तो इधर उधर क्यों भाग रहे हो आप। जब आपको मानसरोवर झील मिली हुई है तो मित्रों हंसा पाए मानसरोवर ताल तलैया क्यों डोले। जब मैं आपसे कह रहा हूँ, खड़े होकर कह रहा हूँ, साफ कह रहा हूँ, पहले ही कह रहा हूँ कि जो भी कुछ आना है आपके नोट्सों में से आना है। हाँ, आप मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनने का प्रयास करें। उसको लिपिबद्ध करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ऐसी कोई चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ आपको लिखा नहीं रहा हूँ, जो महत्वपूर्ण है वो मैं पीडीएफ के रूप में आपको अभी नोट सेंड करने वाला हूँ। टाइपिंग चल रही है, बड़े मोटे मोटे फोल्डरों में उसको टाइप करवा रहा हूँ अक्षरों में। मेरी बारीक राइटिंग से कुछ विद्यार्थी हताहत हैं। वो सोचते हैं कि सर इतनी बारीक राइटिंग कैसे लिख सकते हैं। मित्रों, जो जितना स्थूल होता है उसको सूक्ष्मता से उतना ही प्यार होता है, जो सूक्ष्म होता है उसको स्थूलता से उतना ही प्यार होता है। बड़े को छोटे अच्छे लगते हैं, छोटे को बड़े अच्छे लगते हैं। ये विपरीत आकर्षण का नाम ही जीवन है और इसी से संसार चल रहा है। वो अपनी अपनी समझ की बात है, लेकिन मैं आपकी समस्या को महसूस कर रहा हूँ, इसलिए टाइपिंग का काम भी बहुत फास्ट है। मैं 200-300 पेज का मैटर आपको देने वाला हूँ, पीडीएफ के रूप में आपको मिलने वाला है मैटर। बहुत सारी प्रश्नोत्तरी के भी मैं आपको नोट्स उपलब्ध कराने वाला हूँ, प्रश्नोत्तरी भी कराने वाला हूँ। आप डरिए मत, मुझे पता है कि आपकी परीक्षा का सिलेबस क्या है। मुझे ये भी पता है कि उसको हमें किस प्रकार से प्रेजेंट करना है, किस प्रकार से सीखना है, पर मुझे ये नहीं पता कि आप किस प्रकार से पढ़ रहे हो। इसलिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ कि आप इस तरीके से पढ़िए। पेपर का दबाव अभी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगले साल गर्मियों में ही पेपर संभावित होंगे। डरने की बात नहीं है कि मालूम चले कि अगले महीने में एग्जाम हो रहा है। आरपीएससी इतनी फास्ट नहीं है। और फिर गुजर आंदोलन पर पूरा पूरा विश्वास रखिए। आप एक बार की परीक्षा की डेट को तो गुजर आंदोलन हिला ही देगा। आप टेंशन क्यों करते हो, आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। लेकिन इस वर्ष में अभी 2.5 महीना शेष है। क्यों ना हम एक संकल्प कर लें कि इस 2.5 महीने की अवधि में जितने नोट्स हम बना सकें हम बना लें। तो और साथ साथ मैं भी आपको मैटर दूंगा। ऐसा नहीं है कि जो मैटर मेरे पास में मौजूद है मैं उसी को टाइपिंग करके आपको दे रहा हूँ, नहीं। मैं आपके साथ साथ मेहनत करता हूँ, मैं बराबर मेहनत करता हूँ, मैं अपडेट रहने में बड़ा विश्वास करता हूँ।
एनसीईआरटी की पुरानी पुस्तक मैंने खोजी है, जिसके बहुत बारीक, सूक्ष्म और बेहतरीन नोट्स मैं स्वयं बना रहा हूं आपके लिए। मुझे बनाने दो, मैं आपको मैटर दिया जाऊंगा, आप पढ़े जाओ। कोई किताब आपको साइड में नहीं पढ़नी है। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए एनसीईआरटी की 9 से 12 वाली किताब, बस वो आपके पास होनी चाहिए। उसके पश्चात आपके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए सिवाय आपकी क्लास के और नोट्स के। अब एक बात और, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि गुरुजी पढ़ते हैं आधे घंटे में ही, ऐसा गोल गोल सा घूमता रहता है। मित्रों, ये गोल गोल सा जो आपके फ़ोन में जो चक्का घूम रहा है, वो नेट संबंधी प्रॉब्लम है। और मैं समझता हूँ कि आजकल हम वाईफाई के ज़माने में जीवन जी रहे हैं। कोई भी आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, अनलिमिटेड वहाँ नेट मिलता है। नेट की सुविधा तो आपको बनानी पड़ेगी। और जो मेरी बहन कई गांव में पिछड़े एरिए में जो रह रही है, जहां नेट की प्रॉब्लम है और जो फ़ोन से ही पढ़ना पसंद करती है, ऑफलाइन वो आ नहीं सकती, तो उसके लिए मेरी विशेष नसीहत है कि वो जयपुर तक नहीं आए तो अपने करीबी उस तहसील तक चले जाए जहां नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आजकल तो लाइब्रेरी तहसील तहसील में बनी हुई है। ये साधना का चरम क्षण है। असाध वीणा तो बजानी मित्रों आपको ही है। हाँ, मैं तो उस पद्धति को आपको बता रहा हूं कि आपको करना क्या है। इसलिए नेट की प्रॉब्लम से भी बचें। नेट प्रॉपर होना चाहिए। कोई भी क्लास आप कितनी बार देख सकते हो। और दूसरी बात यह है कि आप अपने नोट्स बनाना, अब तक वो आदत नहीं है तो वो आदत डाल लो। ऐसा नहीं है कि नवंबर में एग्जाम हो रहा है, कैसे नोट्स बना लें। ऐसा होगा तो हम नोट्स बना बना के दे रहे हैं ना आपको, फिर आप वो पढ़ना। लेकिन मैं आपसे जब ये कह रहा हूं कि मैं बोर्ड पे जो वर्क कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं कि आप उसको लिख रहे हैं। कैसे, देखिए। अब चलो मान के चलो कि मैं इसमें एक पंक्ति लिखता हूं। मैं यहां लिख रहा हूं आदिकालीन साहित्य की विशेषताएं। तो देखो मैं ऐसे बोलता वही तो लिख रहा हूं, आदिकालीन साहित्य की विशेषताएं। ऐसे मैं बोलता हुआ लिख रहा हूं। आप क्या कर रहे हो, आप मुझे सुनते हुए, देखते हुए आप भी लिख रहे हो। हाँ, ये बात सही है कि यदि मेरा 1 घंटे का व्याख्यान है तो उस प्रक्रिया में आपका 1.5 घंटे का समय लगेगा। तो मित्रों, वो तो लगना है, उसको लगने दो। समय का अभाव तो आपके पास होना ही नहीं चाहिए। और ऑफलाइन कोचिंग में जब आप आमने सामने बैठते हो तब भी तो हम समझाते हुए आपको कुछ लिखाते हैं बोल करके, कुछ हम यहाँ लिखाते हैं। अब जो लिखाने वाली चीज़ है, मैं आपको बोल करके कहीं नहीं लिखा रहा हूं, जो लिखाना है वो बोर्ड पे लिखा रहा हूं। इसलिए मेरी बोर्ड वाली चीज़ों को आप देखते हुए, नोट्स बनाते हुए चले। और जो कल आपने नोट्स बनाए उनका आज एक बार रिवीजन कर ले। आज जो नोट्स बना रहे हैं उनका कल रिवीजन कर ले। रिवीजन करते रहें। ये तरीका आपका पढ़ने का है। और मजबूरी है, हम ऐसे पढ़ेंगे, क्या करें। कोरोना काल में कई समस्याएं, कई झमेले, फिर घर की मजबूरी, बाहर न निकलने की समस्या, तमाम प्रकार के अवरोधों में जीवन जीने वाला है मानव। और विशेषकर स्त्री समाज के लिए तो बहुत सारे बंधन है, मैं समझ सकता हूँ। इसलिए मैं आपके फ़ोन के द्वारा आपके घर तक पहुंच गया। ये भी आप बड़ी बात समझिए कि कोरोना काल ने एक बेहद परंपरागत व्यक्ति को आधुनिक बना दिया कि देखो मैं कैमरे के सामने खड़ा होकर आपको पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है कि मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा आपको पढ़ाने में, आनंद नहीं आ रहा। कैसे आएगा, आप मेरे सामने नहीं है, मैं आपसे संवाद नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं आनंद ऐसे ले लेता हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हैं, तो सब चीज़ें मेरे जहन में, मुझे ऐसा लगता, मैं ये फील करके आपको पढ़ाता ही नहीं हूँ कि मेरे सामने कैमरा है। मैं मानता हूँ कि बड़ा रंगमंच है और मुझे सुन रहा है, यही जीवंतता है। अब बस एक बात जरूर है कि आप सुनते हुए मुझसे कुछ जानना, पूछना चाहते हो तो आप नहीं पूछ पाते हो, लेकिन वो तो आप मुझे मैसेज के द्वारा भी पूछ रहे हो। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो लाइव क्लास का आयोजन होता है वो बिल्कुल बकवास और टाइम पास होता है। उसमें तो ऐसे फ़ोन ले लो और कमेंट को पढ़ते जाओ। अब कमेंटों के जवाब दोगे, उसमें 1% सही होता है 100 में से, बाकी तो राम राम जी, राम राम साहब, हाँ तुम कहाँ से हो, अच्छा तुम कहाँ से हो, ये देखा है मैंने। और उस प्रक्रिया में मैं फंस गया। मैं अपने मूल विषय से छोड़ करके मुझको सामाजिक बनना पड़ रहा है। तो मित्रों, उससे पढ़ाई का फ्लो टूटता है। अब तो हम सीधे सीधे पढ़ेंगे और सीधे सीधे आपको लिखेंगे, लिखाएंगे, समझेंगे, समझाएंगे। और जो आपकी क्वेरी होगी, जो आपकी जानकारी आप लेना चाहेंगे, वो आप मुझसे ले ही रहे हैं। तो इस
इस प्रकार से आप पढ़ेंगे, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लेंगे, फिर मैं आपकी टेस्ट सीरीज को शुरू कर दूंगा। कई चीज़ें हैं, आप जो है डरिए मत। फ़ोन आ गया, गुरुजी बोल रहे हैं, शब्दावली इतनी भयंकर है, अब करे तो करे क्या। तो मित्रों, अब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा, अब आपको मुझसे ही पढ़ना है, ये आपकी घोर मजबूरी है, ये मैं जानता हूँ। कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? और जाओगे तो 2 साल बाद लौट के फिर आओगे, गुरुजी वैकेंसी कब आने वाली है, एक गलती कर दी, अब नहीं करेंगे। मित्रों, समय रहते हुए सही सबक ले लो, भ्रांति के शिकार नहीं हो जाएं हम कभी कहीं की। सेकंड ग्रेड की परीक्षा में तो ऐसे आएंगे, सरेपा जो है इसने क्या लिख दिया, दोहा कोस। तो उनको मेरा ये संदेशा है कि वो 2011 और 2012 के सेकंड ग्रेड के पेपरों को देख लें, और फर्स्ट ग्रेड वाले 2010 के पेपर को नहीं भूले। और बहुत सतही तो पिछली बार भी नहीं आया था। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो 20-25 भी अवधारणात्मक सवाल आ गए, वो निर्णायक होंगे, वो निर्णय कर देंगे। किसी भी पेपर को ना तो हमें कठिन समझना है, ना हमको आसान समझना है, हमको प्रॉपर पढ़ना है, हमको मजबूती से पढ़ना है। पेपर चाहे आसान आए या कठिन, ये पूछने वाले का काम है, और जवाब देना वो हमारा काम है। क्यों हम रिस्क लें? क्यों हम इस चीज़ के आदी हैं कि हमको तो बस नाम लिखा दो तुलसीदास की 12 रचनाओं का, बस हमारा हो गया? नहीं, ऐसे रिस्क मत लो आप। बार बार हम कब तक पढ़ते रहेंगे, आप ये बताओ ना। टक टक चोट तो सुनार लगाता है, आपको लोहार की चोट लगानी है। बोला गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, अट्टालिका वो याद करो आप, तोड़ती पत्थर। आपको अब की बार इस बेरोजगारी रूपी चट्टान को तोड़ो 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 तोड़ो, ये कारा तोड़ो। याद करो आप, पंक्तियाँ आपकी कविता में लगी हुई थी। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब विद्यार्थी तो ऐसे ऐसे अनर्गल हैं, जब मैं नहीं पढ़ाता मुझे कई बार हैरानी होती है कि मेरे पिछले व्याख्यान में एक विद्यार्थी ने पूछा, गुरुजी ऐसे क्यों गलत पढ़ा रहे हो आप? माँ जी बिल्ली तो उठ के भाग गई उस संदर्भ में कि प्रायश्चित कहानी प्रेमचंद ने लिखी है, ये मैंने आपको बताया था। तो एक भाई कह रहा है, बोले गुरुजी ये प्रेमचंद ने कहाँ लिखी है, बच्चों को क्यों गलत पढ़ा रहे हो आप? वो इंग्लैंड से पढ़ के आया है, उसको पता ही नहीं है प्रेमचंद ने कोई प्रायश्चित कहानी भी लिखी है या क्या है। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाओ। प्रायश्चित कहानी पे ये कोई एक थोड़ी है कि कोई दुनिया की ठेकेदारी हो। जमाना कहता है प्रसिद्ध तो एक ही कहानी है प्रेमचंद की, जो प्रायश्चित है। यूँ तो कई रचनाकार कई कहानी लिख देते हैं। पंच परमेश्वर प्रेमचंद ने भी लिखी है, पंच परमेश्वर रांगे राघव ने भी लिखी है। दृष्टिकोण का अंतर है, और जानना जरूरी है। आ जाए कि पंच परमेश्वर यथार्थवादी कहानी के रचनाकार कौन है, तो सब लोग कर देंगे अधिकतर, अरे यार कर दो प्रेमचंद। और प्रेमचंद की पंच परमेश्वर, लेकिन वो तो आदर्शवादी है। यथार्थवादी कहानी है जिसमें यथार्थ का बहुत गहरा पुट है, वो तो रांगे राघव की है। और ऐसे आसान सवालों में हम ऐसे बहक जाते हैं। तो चीज़ों की बारीकी को समझो। हम लोग क्या करते हैं कि जब भी पढ़ते हैं तो साहित्य को एक वृक्ष मान लो आप, और साहित्य को वृक्ष मान ले तो हम लोग क्या है, उसकी पत्ते और डालियों को गिनने में लगे रहते हैं। नहीं, आप जड़ों में जाओ, जड़ों की गहराई से परिचित होते हुए उसका तनाव और सब चीज़ों को पढ़ो आप, तब आप उसको समझ पाएंगे, जान पाएंगे। समय है, चीज़ों को जानने का प्रयास करो, नहीं बाद में पछताने के अलावा कुछ भी शेष नहीं रहता है। और देखो, हम तो, हमारी एक आदत है, देसी व्यक्ति है और गांव के हैं, अध्ययन जरूर शहरों में हुआ है। जो कहते हैं खुलेआम कहते हैं, डंके की चोट कहते हैं। कोई कुछ भी सोचो, कोई कुछ भी कहो, हम पढ़ा रहे हैं वही अंतिम है। प्रश्न उसी में से आता है, उसी में से रिजल्ट निकल रहा है। आप सब चीज़ों को देख रहे हो, कोई चीज़ किसी से छुपी हुई नहीं है, सब चीज़ें आपके आमने सामने हैं। अब आपको जब कोई व्यक्ति ये विश्वास के साथ कह रहा है कि आप ऐसे पढ़ो, इसमें से आ रहा है, तो फिर कुछ विद्यार्थी ऐसा क्यों पूछते हैं, सर इतिहास किस किस का पढ़ लें? ऐसे नाम गिनाने हैं तो 25 इतिहासकारों के मैं नाम गिना दूं अपनी विद्वता को जाहिर करने के लिए, या मैं काव्यशास्त्र में 12 किताबों के नाम गिना दूं? मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं पढ़ना है। कुछ भी नहीं का मतलब केवल क्लास और क्लास नोट्स के अलावा सिवाय एनसीईआरटी आपके हाथ में क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जब मैं एक एक पंक्ति को, गद्य के एक एक पाठ को, पद्य के एक एक अर्थ को हम समझेंगे, भावार्थ को, शब्दार्थ को, तो वो किताबें आपके हाथ में होनी चाहिए। क्योंकि 25-30 क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, एक एक क्वेश्चन का महत्व है। बस क्यों आप शुक्ल का इतिहास पढ़ोगे, क्यों द्विवेदी का पढ़ोगे? फिर मैं पढ़ा तो रहा हूँ, वो पढ़ो आप। मैं अलग से कोई इतिहास थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, तो इन्हीं का तो पढ़ा रहा हूँ, तुलनात्मक रूप से पढ़ा रहा हूँ। हर जगह हम तुलना कर रहे हैं,
तुलनात्मक संदर्भों से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। सारंगधर के बारे में आपने मेरी क्लास ली होगी, प्रश्न आता रहता है कि सारंगधर ने सारंगधर पद्धति नाम का एक ग्रंथ लिखा जो एक सुभाषित संग्रह है, और प्राकृत पेंगलम में आए 8 छंदों के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने हमीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व का पता लगाया। अब डॉक्टर बच्चन सिंह का रेफरेंस उठाया हमने जो इस संदर्भ से जुड़ रहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में कि यदि 8 छंद किसी सारंगधर ने लिखे हैं तो सारंगधर को कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयुक्ता मानना होगा। तो ये जो पूरे तुलनात्मक बिंदु हैं साहित्य इतिहास में, हम इनको साथ साथ पढ़ाते हैं, आप पढ़िए। और मित्रों, सीधी सी बात है, जो विद्यार्थी आस्था और विश्वास के साथ पढ़ता है वो विद्यार्थी सफलता प्राप्त करता है, और जिसका काम इधर उधर की बातों में उलझा रहता है, ये सब वो सब, तो मित्रों वो तो उलझन में है। और ये तो आपको पता है कि सबको सफलता मिलेगी भी काम है। तो इसलिए परेशान था आज कि यार 2200 एडमिशन आपने ले लिए हैं और फिर आप देखो 2500 से ऊपर सीटें नहीं हैं। चलो मैं मानता हूँ कि 200-300 विद्यार्थियों को और ले लो, उसके बाद पढ़ा के मैं क्या करूँगा? क्यों उसके बाद तो जो भी जुड़ेंगे तो कम तो मेरे बच्चे रहेंगे ना, पास कितने कर दूंगा मैं? तो मित्रों ये है, सेलेक्ट पढ़ो, सही दिशा में पढ़ो और अपने इस गुरुजी का नाम रोशन करो। क्योंकि मेरे लिए खुशी का बस केवल एक ही बाइस है, और वो ये कि जब आप सफल होते हो और कहते हो गुरुजी हमारा ये स्कोर बन रहा है, तो वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। ऐसा कोई स्कूल नहीं है राजस्थान के अंतर्गत, यदि भारत के कोने में भी जाऊं तो KVS NVS, मैं किसी भी स्कूल में जाऊं तो मुझे मेरा विद्यार्थी बहुत आसानी से मिल सकता है। इससे बढ़कर मुझे और क्या चीज़ चाहिए? कभी घर छोड़ के भी निकल गया, कभी संन्यास के भाव भी आ गए, तो मैं किसी घर में जाकर भिक्षा नहीं मांगूंगा। मैं सीधे स्कूल में जाऊंगा, हिंदी के अध्यापक का नाम पूछूंगा कि भाई तू मुझे जानता है कि? अगर गुरुजी बोले आपने तो पढ़ाया है, भाई चल खाना खिला दे आज। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो मित्रों ये मुझे एक प्रसंग याद आया इस संदर्भ में। आप कहोगे कि हाँ सर जो है टॉपिक से हटकर बात कर रहे हैं, जरूरी है। एक JNU में एक पागल था जो अनाप शनाप गाली बका करता था। मैं सोचता था कि JNU में इतने बुद्धिजीवी लोग पढ़ते हैं, ऐसा कौन व्यक्ति है जो ये राजनीतिक पार्टियों को गाली बका करते हैं। वो खाना वाना मांगता रहता था। एक दिन मैंने भी उसको डोसा खिला दिया JNU कैंटीन में, और मैंने देखा कि कुछ लोग आकर के उसको हाथ जोड़ रहे, नमस्कार कर रहे हैं। मुझे लगा यार ये पागल आदमी है और इसको लोग इतना सम्मान दे रहे हैं। और मुझे बाद में मालूम चला कि जिसे मैं पागल व्यक्ति मान रहा हूँ वो समकालीन हिंदी कविता का बहुत बड़ा कवि है। विद्रोही उपनाम से वो कविताएं लिखता है। तो मित्रों ये चीज़ जो है ना, तो आप जो है सामान्य में भी असामान्य के तत्वों को स्थापित कीजिए, चीज़ों को गहराई से जानिए। समय है, अपने आप को धोखा मत दो। केवल सरलता की बात करके, सरलता क्या सरल होता है बताओ? पेपर सरल आ गया तो क्या उसमें 90% मेरिट नहीं जाएगी? तो कौन बनाएगा? वो भी तो आपको बनाना है। इसलिए बात सरलता और कठिनता के बिंदु की नहीं है, बात है समग्र तैयारी की जो हमें करनी है। एक ही प्लेटफॉर्म से एक ही जगह आपको समग्र चीज़ें मिल रही हैं, तो मत चूको चौहान, चूकने की नौबत ही कहाँ है। और बहुत अच्छा आप रिजल्ट निकाल देंगे तो जो लोग अभी हिले हुए हैं वो पूरे समूल उखड़ जाएंगे। वैसे मेरा कोई ज़्यादा बड़ा उद्देश्य नहीं है, मेरा बस उद्देश्य केवल यही है कि मैं राजस्थान से ये उम्मीद करूँगा हिंदी के शिक्षकों की कि वो मेहनत करके पढ़ाना शुरू कर दे। और वो उनको करना पड़ेगा, या तो घर बैठना पड़ेगा या तो उनको ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी कि वो मुझ पर भारी हो जाए। और मैं बता दूं, वो भी मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं। 120 किलो का मेरा वजन है, मुझसे भारी होने के लिए तो बहुत मेहनत उनको करनी पड़ेगी। और ये भी संयोग की बात है कि RPSC फर्स्ट ग्रेड में 120 क्वेश्चन ही हिंदी के आते हैं। अब आप देख लीजिए कि जितने प्रश्न पढ़ाता हूँ उतने वजन रखता हूँ। तो फिर आप ये मत कहना कि गुरुजी 300 क्वेश्चन वहाँ आए थे कॉलेज लेक्चरर में, तो आपका 300 किलो वजन होना चाहिए। तो बहरहाल ये तो एक सामान्य मजाक की बात है, लेकिन सही दिशा बनाओ, सही रणनीति बनाओ, इस प्रकार से पढ़ो जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर भी कोई आपको शंका हो तो आप मुझसे बराबर जुड़े हुए हो। और नेट की किसी विद्यार्थी को यदि समस्या आ रही है तो आजकल तो वाईफाई और नेट लग जाते हैं, कुछ 400-500 रुपये में तो अनलिमिटेड कुछ नेट का डाटा मिल जाता है। तो वो तो मैनेज आप ही करोगे भाई, उसमें तो कोई भी क्या कर सकता है बताइए। अब इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और पूरे सिलेबस को बराबर देख लो आप, कि पहले तो हमको पता होना चाहिए
कि सिलेबस हमारा क्या है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको, एक छोटी सी त्रुटि अपने साथ जो हुई है कि जब मेरे व्याख्यानों को आप पढ़ रहे हो उसमें व्याख्यान एक के बाद सीधा 3 आ रहा है, दूसरा नंबर का व्याख्यान है और 5वां नंबर का व्याख्यान है। ये 12 नंबर के पास एडजस्ट हो गए हैं। मुझे लगा कि पूरे क्रम को बिगाड़ना ठीक नहीं है, तो उस क्रम को आप क्रम से ही पढ़ेंगे, एक के बाद दूसरा ही पढ़ेंगे, चाहे थोड़ा वो ऊपर आ गया हो, बाकी पूरा क्रम सही है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, एक एक टॉपिक को ध्यान से समझिए। समझने में कोई शब्दावली में आपको दिक्कत है, आती है, तो आप व्हाट्सएप से जुड़े हुए हो, वही तो चैटिंग होती है। ऑनलाइन में क्या करते हो, लाइव क्लास में आप चैटिंग से पूछ लेते हो। यहाँ मैं आपको स्वयं कह रहा हूँ कि अब चूँकि अध्यापक के पास इतना समय, क्या समय तो होता है, इंटरेस्ट की बात है जवाब देना, और चूँकि मेरे पास समय चाहे कितना भी कम हो लेकिन मैं जवाब देता हूँ। तो मित्रों, ऐसे करके नहीं, तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास में। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों का एग्ज़ाम तो होना ही है, और मैं मान के चल रहा हूँ कि 2022 में मई तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे। दोनों भर्तियाँ में से पहले कौन सी आ रही है, इस रहस्यवाद में मत उलझिए आप। ये जानिए कि दोनों पेपरों में 15, 20, 25 दिन का अंतर मिलेगा। सिलेबस एक जैसा है, कुछ चीज़ें अलग हैं। तो आप जो है सहजता के साथ तैयारी कीजिए, मेहनत से बचिए मत। ये मत सोचिए गुरुजी नोट्स डाल देंगे तो हम नोट्सों को पढ़ लेंगे, लिखने में क्यों टाइम नष्ट करें, हम सुन ही लें। आपके पास वाकई टाइम नहीं है तो ये रिस्क उठा सकते हो, लेकिन अभी चूंकि हमारे पास समय है, अपने बिंदु लिख लें, हम पढ़ लें। अपने लिखे हुए मित्रों अच्छे से याद होते हैं। मैंने तो 12वीं जब क्लास से पढ़ना हिंदी को ठीक से शुरू किया तो अपने नोट्सों के बिना कहीं से पढ़ता ही नहीं था। हाँ, नोट्स कहीं से बना लो, लेकिन पढ़ता अपने नोट्स ही था। इसलिए नोट्स बनाने की आदत डाल लो, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। कॉलेज सहायक प्रोफेसर में भी उन विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा किया है जिन्होंने इस पद्धति से पढ़ाई की है। तो डरिए मत कि हमें कैसे करना है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसको केवल सुनिए आप, लेकिन जो मैं लिखा रहा हूँ उसको बराबर लिखते चले आप। ये है बातचीत, और फिर हम जल्दी ही मिलेंगे। ये संदेश आपको देने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ कि कैसे पढ़ें, अब क्या करना है, कोर्स हमने ले लिया है, अब कैसे नोट्स बनाएं, क्या पद्धति होगी। और हमारी तरफ से आप निश्चिंत रहिए, वो जो मेरे हाथ के लिखे हुए जो बारीक नोट्स हैं, मुझे लगा कि आप उनसे ज़्यादा प्यार करोगे, क्योंकि आपके गुरु ने कितना परिश्रम से, कितने पसीने बहा करके वो नोट्स कभी बनाए होंगे, लिखे होंगे, तो आपको शायद उनसे प्रेम हो जाए। मैंने तो ये सोच कर उसमें डाल रखे हैं, लेकिन बेचारे कुछ आई कांटेक्ट वाले विद्यार्थियों को प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उनके लिए भी अच्छी व्यवस्था कर रहा हूँ। साफ सुंदर, एकदम सुंदर दास वाली जो राइटिंग है उसमें मैं टाइपिंग करा के बहुत जल्दी आपको दे दूँगा। टाइपिंग में त्रुटियाँ न आए इसलिए बार बार थोड़ा उनको चेक भी करना पड़ता है। तो वो आप निश्चिंत रहें, पढ़ते रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और खूब अध्ययन करते रहें। नमस्कार।